What's up guys, this is गोविंद कुमार and welcome back to मैथमेजिक with गोविंद कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे अभी तक बहुत बार कई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, पर क्योंकि ये टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट इक्विवेलेंस रिलेशन से काफ़ी मैच होता है और दोनों के क्वेश्चन भी मैच होते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को कभी कभी ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चंस को सेपरेट करना, डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इस टॉपिक को भी बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ वही हम लोग बुक की तरफ भागते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसकी इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली हो क्या रही है। सो मैं लिखता हूँ कि इफ़ A इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड R B an equivalence relation defined on A and A कोई एलिमेंट है जो A के अंदर ही है, then the set of elements of A related to A belongs to A is called equivalence क्लास ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास में पूरी की पूरी डेफिनेशन। अगर आपके पास में कोई ए एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, जाहिर सी बात है, एंड आर कोई एक रिलेशन है जो कि कहाँ पर डिफाइन है, एक ए में ही डिफाइन है, और ए कोई एक एलिमेंट है, ये स्मॉल ए जो है ए के अंदर ही कोई एलिमेंट होगा। देन द सेट यानी कि वो सेट एलिमेंट्स का ऐसा सेट, किसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट, ठीक है, ए के एलिमेंट्स का ऐसा सेट जो कि ए से रिलेट होगा, ए से रिलेटेड होगा, उस सेट को, उस सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, और इक्विवेलेंस सेट भी बोलते हैं उसी को। इक्विवेलेंस सेट और इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो अब बात आती है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। हम लोग डिनोट करते हैं इसको नॉर्मली, हम लोग एक तरीका ये है, और आप इसको ए लिख सकते हो, और या फिर आप इसको लिखोगे IA। इन तरीक़ों से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। इसको मैथमेटिकल हम लोग, इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, यानी कि अगर मैं इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिखूंगा कि IA और AA और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज़ अ X, यानी कि X के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे सच दैट X बिलोंग करेगा A को, X A को बिलोंग करेगा, एंड XA यानी कि A दूसरा एलिमेंट होगा और X हमारा पहला एलिमेंट होगा, और जो कि किसको बिलोंग करेंगे, R को। इट मीन्स टू से X रिलेटेड होगा किससे, A से। इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A का ही कोई एलिमेंट होगा, जहाँ X A बिलोंग करेंगे R को, या फिर X रिलेटेड होगा A से। इसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास।
तो इस पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट को मैंने बताया आपको, इसको अब मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ। तो इक्विवेलेंस क्लास ऊपर से शायद आपको स्टेटमेंट देख के थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट इन एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर टू यू। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज़ मेरे पास में कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू कोई एक रिलेशन होगा, वो भी कैसा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ए बी ए बी सी, ये सपोज एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सपोज क्या, वो तो है ही, दिख ही रहा है, ठीक है। ए के लिए ए बी सी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ए बी का उल्टा बी ए सिमेट्रिक हो गया, और ट्रांजिटिव तो है ही, ए बी ए तो ए है, बी सी। ओके, ये भी हो गया है। देन आगे बात करते हैं कि अब मुझे लिखना है इसमें से मैं लिखूंगा एक इक्विवेलेंस क्लास। सपोज़ मुझे इस ए के लिए, इस एलिमेंट ए के लिए मुझे इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, तो मैं लिखूंगा ए और आई ए। तो मेरे पास में कौन से एलिमेंट आएंगे? अब मुझे पता है कि ए से रिलेटेड एलिमेंट, ए से रिलेटेड कौन से एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हों, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि ए दूसरी जगह पर है और हमारा पहला एलिमेंट मुझे चाहिए एक्स की वैल्यूज़, एक्स हमारा यहाँ पर है पहले नंबर पर, तो मुझे देखना है दूसरे नंबर पर ए। दूसरे नंबर पर ए यहाँ पर नहीं है, यहाँ है दूसरे नंबर पर ए, यहाँ है, मतलब इससे रिलेटेड बी इज़ रिलेटेड टू ए, तो एक तो आ गया बी। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर इससे रिलेटेड कौन है, ए, तो एक आ जाएगा ए। फिर यहाँ पर बी सी, ओके, कोई है ही नहीं। अब मुझे लिखना है बी के लिए। अगर मैं बी के लिए लिखूँ इक्विवेलेंस क्लास, तो बी के लिए आप लोग देखोगे बी कहाँ है, बी यहाँ है। बी से रिलेटेड कौन है, ए है, बी से रिलेटेड ए है। फिर बी से रिलेटेड बी भी है, तो मैंने बी भी लिख दिया। अब अगर मुझे सी के लिए चाहिए इक्विवेलेंस क्लास, तो मैं लिखूँगा सी के लिए, क्या लिखूँगा, सी से रिलेटेड तो बस अकेला सी ही दिख रहा है, तो मैं लिखूँगा सी। अब जो ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मैंने ए बी सी तीनों के लिए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में ए जो है वो आया बी ए। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो मेरे पास में आया ए बी। अगर मैं ए सी की बात करता हूँ, यानी सी की इक्विवेलेंस क्लास, तो मेरे पास में आया है अकेला सी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ। इसका यानी कि ए और ए बी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो मुझे मिलता है ए एंड बी, दिखाई दे रहा है आपको, दोनों कॉमन आ जाएंगे। अगर मैं ए और ए सी का इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो मुझे मिलता है ए और ए सी के इंटरसेक्शन में मुझे मिलता है 5, यानी कुछ है ही नहीं। एंड ए बी इंटरसेक्शन ए सी निकालता हूँ तब भी मुझे मिलता है 5, ओके। और यहाँ पर ये क्या है कि दोनों सेम एलिमेंट हैं, तो या तो ये आइडेंटिकल हैं या फिर इक्वली हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, आइडेंटिकल है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे ए के अंदर, उन सब के लिए यहाँ एक इक्विवेलेंस क्लास है। ए के लिए भी इक्विवेलेंस क्लास है, बी के लिए भी इक्विवेलेंस क्लास है, सी के लिए भी इक्विवेलेंस क्लास है। और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि वो एलिमेंट का सेट जो कि हमारे ए से या बी से या सी से रिलेट है। ए यानी ए की इक्विवेलेंस क्लास मतलब ए से रिलेटेड एलिमेंट, बी की इक्विवेलेंस क्लास मतलब बी से रिलेटेड एलिमेंट, सी की इक्विवेलेंस क्लास मतलब सी से रिलेटेड एलिमेंट, यहाँ जो सेट के अंदर हैं, ओके। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, इसके बाद हम लोग इसके कंक्लूजन को भी देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि मेरे पास में दूसरा एग्जांपल है, मेरे पास ए इज इक्वल टू है एक सेट
1 2 3 4। यहाँ मेरे लिए R मैं लिखता हूँ कि R मेरे पास में कोई एक रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 देन 2 2 3 3 4 4। फिर इसके बाद में मैं लिखता हूँ 1 4, फिर 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3। तो अब आप इसको देखिए कि R के अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्योंकि ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए R इज इक्वल टू A क्रॉस A है। ठीक है, R क्या है, A क्रॉस A है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो कि मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंस क्लास किसके लिए, 1 के लिए। तो 1 के लिए आप देखोगे इक्विवेलेंस क्लास 1 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है और 1 4 से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 सबसे रिलेटेड है। आई 2 की बात करता हूँ तो आप देखोगे वापस से 2 1 से रिलेटेड है, फिर 2 2 से भी रिलेटेड है, कहाँ पर है, यहाँ पर। 2 3 से भी रिलेटेड है यहाँ पर, और 2 4 से भी रिलेटेड है, यानी कि 1 2 3 4। फिर नई चीज़ I3 के लिए भी आप देखोगे 1 2 3 4 सेम एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और अगर आप I4 भी लेते हो तब भी आपके लिए 1 2 3 4, और हमें पता है कि ये सब के सब क्या हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, ये सब के सब आइडेंटिकल मतलब कि सब के सब एक ही जैसे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर I1 इंटरसेक्शन I2 भी लेता हूँ तब भी मुझे A मिलेगा। ठीक है, यानी A का मतलब है कि मुझे दोनों में से हर एक में 1 2 3 4 ही मिलेगा। अगर मैं I2 और I3 और I3 या I4 के इंटरसेक्शन भी लेता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 ही मिलेगा। और अगर मैं सबको यूनियन कर दूँ, यूनाइट कर दूँ, I1 यूनियन I2 यूनियन I3 यूनियन I4, तो मुझे वापस से A मिल जाएगा। ठीक है, और अब मैं ऊपर वाले सेट में भी आपको कुछ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर A यूनियन AB यूनियन AC कर देता हूँ तो मुझे A सेट मिल जाता है। तो अब हमने यहाँ से कुछ चीज़ें देखी। पहली चीज़ कि हर एक एलिमेंट के लिए उसकी हर एक, यहाँ पर 1 के ABC तीनों के लिए था, यहाँ पर 1 2 3 4 सब के लिए एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा वो ये था कि दूसरे पॉइंट में हमारे पास में कि इन सब का जो इंटरसेक्शन था या तो वो आइडेंटिकल था, यानी कि या तो पूरा का पूरा सेट था, यानी कि पूरा पूरा A ही आ गया या A B ही आ गया। ठीक है, या फिर फाई है। सो मेनली कि ये या तो आइडेंटिकल है या फिर टोटली डिसजॉइंट है, यानी कि या तो दोनों में सब कुछ कॉमन है या फिर कुछ कॉमन ही नहीं है। ओके, या तो इक्वल है या फिर कुछ कॉमन ही नहीं है। सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि सब के सब इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1 2 3 4 है और सिर्फ 3 4 कॉमन आए और बाकी एक कॉमन ना आए। या तो पूरा का पूरा कॉमन आएगा या फिर बिल्कुल भी कॉमन नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग एज अ कंक्लूज़न डालते हैं। ठीक है, तो कुछ कंक्लूज़न हम लोग निकालते हैं इसमें से, वो आप देखिए।
जो पहला कंक्लूज़न मैं बोलता हूँ वो पहला कंक्लूज़न ये है कि ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन इक्विवेलेंस क्लास और सेट। कंक्लूजन नंबर 2, टू इक्विवेलेंस classes are either identical means equal और डिसजॉइंट या फिर कुछ कॉमन ही नहीं है। थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोगों ने ये देखा कि यूनियन ऑफ ऑल गिव्स द सेट इन विच रिलेशन R is defined. So these are the main 3 points जो हम लोगों ने अभी तक कंक्लूड करेगी। हर एक एलिमेंट की एक इक्विवेलेंस क्लास होती है। कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लासेज या तो आइडेंटिकल होती हैं या फिर टोटली अलग होती हैं, यानी डिसजॉइंट होती हैं। तीसरी चीज़ कि सभी का जो यूनियन होता है वो हमारे लिए उस सेट के बारे में बताता है जो कि R का पेरेंट है। R का पेरेंट मतलब R जहाँ डिफाइन है। ओके तो ये हुई हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानकारी। अब हम लोग एक छोटे से टॉपिक को और पढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे इस लेक्चर को बाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, जिसको हम लोग नॉर्मली M से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक सिंपल सा टर्म है जिसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि व्हेन A and B are two integer, मान लेते हैं A and B 2 integers हैं, such that A minus B is divisible, A minus B divisible है by a fixed पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, m से डिविजिबल है। देन इस चीज़ को हम लोग, अगर वो m से डिविजिबल है तो देन हम लोग उसको लिखते हैं वी राइट A कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो B बाय मॉड m। उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और रीड कैसे करते हैं? रीड एज A इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m बाय B। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलना चाह रहे हो सर? आप तो ये तो समझाओ कि आप बोल क्या रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बात का एक और मीनिंग मैं आपको लिख सकता हूँ कि अगर मैंने लिखा है A B और यहाँ पर और करके बता रहा हूँ कि दूसरी चीज़ मॉड m लिखा है, तो इसका मीनिंग इट इम्प्लाइज दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय m। यानी लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, बाकी आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है मॉड्यूलो m। तो अब आपसे कभी पूछे कि 10 इज़ अ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो बाय 3,
तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि 10 - 4 जो होता है वो डिविजिबल है, 10 - 4 डिविजिबल बाय क्या है, 3 है। अगर मैं बोलता हूँ आपसे 18 3, तो 18 - 3 किससे डिविजिबल है आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मॉड 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 18 - 3 कितना होता है 15, 15 किससे डिविजिबल होता है 5 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है कि 18 - 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। दूसरी चीज़ एक और तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, -28 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 8, और यहाँ पर मॉड कितना लिखूँगा, क्योंकि ये -28 - 8 कितना होता है 20 - 28 यानी -20 - 8 किससे डिविजिबल होता है 28 यानी कि 7 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स टू से कि -20 - 8 डिविजिबल बाय 7। तो ये एक और नया टर्म था आपकी बुक में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ करेंगे, यानी उसमें वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर, और देन हम लोग कुछ फन फैक्ट्स पढ़ेंगे किसके बारे में, रिलेशंस के बारे में। सो गेट रेडी फॉर इट एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।